हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे अब्स पाल्सी और ट्रंकेस पाल्सी। तो अब्स पाल्सी यानी कि अब्स पैरालिसिस या फिर C3 C4 इंजरी, सॉरी C5 C6 इंजरी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड व्हाट इज़ अब्स पॉइंट। अब्स पॉइंट में इंजरी होने की वजह से ही अब्स पाल्सी होता है, तुम्हें पता होना चाहिए अब्स पॉइंट क्या है। तो अब्स पॉइंट क्या है, लाइक मैंने आपको बताया था ब्रैकियल प्लेक्सस में अपर ट्रंक C5 C6 से मिलके अपर ट्रंक बन रहा था, और अपर ट्रंक में आगे आके डिवाइड हुआ था अपर ट्रंक एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न, राइट। नाउ अपर ट्रंक में मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रंक से दो और ब्रांचेस निकल रही हैं। वन इज सब स्कैपुलर नर्व and the one is nerve to subclavius, right। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है, दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ 6 nerves in the territory of upper trunk is called the Erb's point, ठीक है। तो क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट ऑफ 6 nerves in the territory of upper trunk is called the Erb's point, क्लियर। अब हम जैसे वहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि 6 नर्व्स के बनने मीटिंग पॉइंट से बन रहा है। कौन कौन सी 6 नर्व्स, यहाँ पे मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। एक तो रूट ऑफ C5, रूट ऑफ C6, सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस and the anterior and posterior divisions of upper trunk, क्लियर। तो इन 6 के मीटिंग पॉइंट से, मीटिंग पॉइंट पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम बोलते हैं अब्स पॉइंट। नाउ इंजुरी लेड्स टू दी अब्स पाल्सी। अगर अब्स पॉइंट में कोई भी इंजुरी होती है, यानी कि अपर ट्रंक में, या बोल सकते हैं हम अपर ट्रंक में कोई इंजुरी हो रही है, या फिर C5 C6 इंजुरी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स पाल्सी या फिर अब्स पैरालिसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उससे होगा क्या। अगर यहाँ पे इंजुरी हो रही है तो उससे क्या होगा, तो कौन कौन सी नर्व्स होंगी जो इसकी इंजुरी में, ये तो हमारी हो गई नर्व्स जो कि अब्स पॉइंट बना रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी नर्व्स अब अब्स पैरालिसिस में इन्वॉल्व होंगी, मतलब किन किन को इफेक्ट पड़ेगा इंजुरी से। तो ये साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है C5 C6 ये है, और ये पूरा हमारा सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस। नाउ अगर कोई भी मसल है वो उसको C5 या C6 दोनों में से कोई भी सप्लाई कर रहा है, तो इस इंजुरी से ऑब्वियसली उस मसल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि उस मसल को एक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मसल सप्लाइड बाई दी C5 C6 आर कॉम्प्रोमाइज्ड। और C5 C6 कहाँ पे, मैंने आपको बताया था, अपर ट्रंक आ रहा है अपना यहाँ पे नेक में। तो ये कहाँ पे, ये किस जगह पे हो जाएगा, इससे हमारे कहाँ पे दिक्कत होगी, शोल्डर और स्कैपुलर मूवमेंट जितने भी होंगे वो हमारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। नर्व्स इन्वॉल्व इन पाल्सी, ठीक है। कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। नंबर फर्स्ट यहाँ से समझ में आ रहा है सब स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस, ये भी इधर से समझ में आ रहा है। एंड द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कैसे, मैंने आपको बताया था कि लेटरल कॉर्ड जो है वो आगे जाके कंटिन्यू होता है किसमें, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के थ्रू। तो लेटरल कॉर्ड किससे बन रहा है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक इन्वॉल्व है, तो लेटरल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगा, और लेटरल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड मीडियल नर्व, यानी कि जो भी कंटिन्यूएशन है C5 C6, जिसकी भी रूट वैल्यू में C5 C6 आ रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लाइक एक्सिलरी नर्व जो हमारी है, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C5 C6। रेडियल नर्व की इंजुरी हमारी वो रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 C7 C8 T1, राइट।
एंड द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की क्या है हमारी C5, C6, C7। तो हमने क्या यहाँ पे किस में इंजरी हो रही है हमारे C5, C6 में, तो ये वाला पॉइंट हमारा इंजर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होगी वो पार्शियली इंजर होगी, कंप्लीटली नहीं होगी, क्योंकि इसमें C7 भी है, C7 तो इंजर नहीं हो रहा है। एंड एक्सिलरी नर्व जो है वो टोटल फुली पूरी इन्वॉल्व रहेगी इस इंजरी में, एंड द रेडियल नर्व भी पार्शियल इंजर होगी। क्लियर। तो ये हमारा रूट वैल्यू समझ में आ रहा है। मीडियन नर्व की भी रूट वैल्यू जितनी रेडियल नर्व की होती है उतनी होती है C5, C6, C7, C8, T1। तो ये भी पार्शियल इंजर रहेगी। अब एक्सिलरी नर्व इंजर रहेगी तो इससे क्या पड़ेगा फ़र्क, लाइक एक्सिलरी नर्व के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एक्सिलरी नर्व के एक्शंस वगैरह क्या हैं। तो एक्सिलरी नर्व के एक्शंस हैं, ये डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, डेल्टॉइड, ठीक है। और किसको सप्लाई करती है, टेरिस माइनर को। ये मसल्स अभी शायद आपने डेल्टॉइड तो पढ़ी है, टेरिस माइनर भी पढ़ी नहीं होगी, आगे पता चलेगा। तो डेल्टॉइड का एक्शन मैंने क्या बताया था, ये पावरफुल एबडक्टर है ऑफ शोल्डर, ठीक है, एबडक्शन करवाती है। एंड द टेरिस माइनर, दिस इज द लेटरल रोटेटर ऑफ द शोल्डर, ठीक है। अब ये दोनों इंजर हो गई, तो ये कहाँ पे एक्शन हो रहा है एक्सिलरी नर्व का, शोल्डर में। तो अगर एक्सिलरी नर्व इंजर होगी तो डेल्टॉइड पे फर्क पड़ेगा, तो जिससे एबडक्शन नहीं होगा। क्लियर। टीरियस माइनर में लेटरल रोटेशन नहीं होगा, ये याद रखिए, अभी आगे इसका काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का क्या रोल है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का क्या रोल है, ये क्या सप्लाई करती है, ये कोरेकोब्रैकियलिस मसल ऑफ आर्म जो है, कोरेकोब्रैकियलिस, इसको सप्लाई करती है। और बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रैकियलिस, ये तीनों फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स हैं, जिनको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल्स हैं उनको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगी, एंड एक्सटेंशन कंपार्टमेंट में जो भी आएंगी उनको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। तो हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में यहाँ पे देखा था कि पार्शियली इंजर हो रही है, फुली इंजर नहीं हो रही है। तो इससे हम क्या करें, इससे हमें इसका मतलब ये होगा कि तीनों मसल उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो दिस मे बी पैरालाइज्ड, ये पैरालाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट ये दोनों पैरालाइज होनी ही, ठीक है। अब इन दोनों के पैरालाइज होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन दोनों के पैरालाइज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो होगा तुम्हारा सुपिनेशन करने में डिफिकल्टी होगी। सुपिनेशन आप लोगों को पता ही होगा, दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, ठीक है। सुपिनेशन नहीं होगा आपका, और एल्बो फ्लेक्शन में दिक्कत होगी। ये फ्लेक्चर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, तो एल्बो फ्लेक्शन में भी आपको दिक्कत होगी। एंड बाइसेप्स का रिफ्लेक्स जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, बाइसेप्स रिफ्लेक्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ C5, C6 इंजुरी, ठीक है। डर्माटोम्स आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ शायद और क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रेका और ब्रैकियलिस, ये तीनों मसल सप्लाई होती हैं। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व फुली इन्वॉल्व नहीं है इस पाल्सी में, तो कोरेकोब्रैकियलिस शायद पैरालिस हो, बट ये दोनों पैरालाइज होंगी ही। और इन दोनों के पैरालाइज होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुपिनेशन नहीं होगा, एल्बो का फ्लेक्शन नहीं होगा, और बाइसेप्स का रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन देख लिए, 3 एक्शंस देख लिए, 3-4, लाइक एक तो एबडक्शन नहीं होगा, लेटरल रोटेशन नहीं होगा, सुपिनेशन नहीं होगा, एल्बो फ्लेक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नर्व हमारी कौन सी है, रेडियल नर्व का भी देख लेते हैं। रेडियल नर्व से क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपन को, रेडियल नर्व की वजह से, रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, ब्रैकियोरेडियलिस, दिस इज द मसल ऑफ फोर आर्म, ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल है ये। तो ये पैरालाइज होगी, ठीक है। इसके पैरालाइज होने से क्या फर्क पड़ेगा कि एल्बो फ्लेक्शन जो है हमारा, एल्बो फ्लेक्शन हमारा नहीं होगा मिड प्रोन पोजीशन में, लाइक आधा प्रोन है हमारा हाथ, अब इसमें हम फ्लेक्श नहीं कर सकते। फुल प्रोन है तो फ्लेक्स शायद हो जाएगा, लेकिन मिड प्रोन पोजीशन में ये फ्लेक्स नहीं हो सकता। एंड एल्बो फ्लेक्शन में भी मिड प्रोन पोजीशन में और नॉर्मल एल्बो फ्लेक्शन में भी दिक्कत होगी ही।
एंड सुपिनेटर जो रिफ्लेक्स होगा, सुपिनेटर वाला जो रिफ्लेक्स है हमारा, वो भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब एक है अब्स पाल्सी की, हमने ये कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व रहती हैं वो देख ली हमने, किस नर्व से कौन सी मसल सप्लाई हो रही है, उस मसल के इंजर होने से कौन कौन सा एक्शन जो है हमारा वो उसमें दिक्कत जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सब दिक्कत जा रही है तो अब्स पाल्सी में एक डिफॉर्मिटी होती है जिसको हम बोलते हैं पुलिसमैन टिप हैंड डिफॉर्मिटी और वेटर टिप हैंड डिफॉर्मिटी। लाइक जैसे कि एकदम से छुपके से पैसे मांगना, रिश्वत मांगते हैं पुलिस वाले, पुलिस वेटर का टिप जो भी है वो एकदम साइड में हाथ करके चुपके से हम मांगते हैं ना। आप इमेजिन करके देखिए इसको, ये फ्रंट वाला पोर्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, ये हम देखेंगे, सॉरी, तो ये आप हाथ देख पा रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल हैंड इन एनाटॉमिकल पोजीशन। इन इस कंडीशन में ऐसे है हमारा हाथ, ये आगे है, एंड दिस इज इन पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी। अब पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी में क्या क्या होता है, पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी, ओके, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्या क्या दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर जॉइंट पे क्या दिक्कत जा रही है वो देखेंगे। शोल्डर जॉइंट में मैंने आपको बताया था कि डेल्टॉइड मसल है, एक्सिलरी नर्व इंजर हो रही है। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई कर रही है, डेल्टॉइड को, और कौन सा बताया था मैंने, डेल्टॉइड और टीरिस माइनर। ठीक है, डेल्टॉइड क्या करवा रहा था, एबडक्शन, और टीरिस माइनर क्या करवाया था, लेटरल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एडक्टेड है, यानी कि क्लोज टू द बॉडी है ये शोल्डर जॉइंट। तो इसको एडक्शन करने में दिक्कत जा रही है क्योंकि डेल्टॉइड हमारी इंजर हो गई है। एंड दिस इज लाइक इन रोटेटेड पोजीशन में, ये मीडियली रोटेटेड है, ये पूरा आर्म जो है ये मीडियली रोटेटेड है, ये देख रहे हैं आप। तो ये शोल्डर जॉइंट में क्या क्या दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी इन एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। सिंपल है, पीछे हम देख चुके हैं कौन सी नर्व्स, बस आपको नर्व्स याद होंगी और नर्व्स में कौन कौन सी मसल सप्लाई कर रही हैं और मसल्स के एक्शन। तो पूरा क्लियर है, हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम देखते जाएंगे और समझ में आ जाएगा। आप एग्जाम में लिखे तो अपना हाथ ऐसे करके बैठें, फिर एक एक करके देख के लिखें तो आराम से आ जाएगा। एबडक्शन और लेटरल रोटेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज़ एल्बो जॉइंट आ गया हमारा। एल्बो जॉइंट पे क्या दिक्कत जा रही है, एल्बो जॉइंट में पीछे हमने जितनी भी मसल पड़ी फोर आर्म की और आर्म की, मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल से जो सप्लाई हो रही थी उसमें सब में क्या दिक्कत थी, एक ही दिक्कत जा रही थी कि फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा था हमारा एल्बो का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फ्लेक्शन में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सटेंडेड है हाथ, यहाँ से मुड़ा नहीं है, ये पूरा एक्सटेंडेड है एल्बो जॉइंट। तो ये फ्लेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया है, फ्लेक्शन में बहुत डिफिकल्टी जा रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रेडियो अल्नर जॉइंट। ये जो रेडियस और अल्ना है यहाँ पे, उनके बीच के जॉइंट में क्या दिक्कत जा रही है, तो वो हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हाथ घूमा हुआ है और ऐसे है, तो मतलब प्रोन पोजीशन में है और फिर वो पीछे ऐसे घूम गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है। तो प्रोनेशन है हाथ और फिर वो ऐसे मीडियल रोटेट होकर ऐसे घूम गया। देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा कि मांग रहा है, तो ये प्रोनेशन सुपिनेशन हुआ ना, लेकिन नहीं ये प्रोनेशन है, क्योंकि हाथ को जब ये तो मुड़ा हुआ हाथ है तब ऐसा दिख रहा है, हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसा ही है ना। तो रेडियो अल्नर जॉइंट में क्या दिक्कत जा रही है, सुपिनेशन में डिफिकल्टी जा रही है। पीछे हमने देखा था सुपिनेटर रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है और सुपिनेशन में दिक्कत जाती है ब्रेकियलिस की वजह से। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया। अब ये हमारे फीचर्स हो गए, इसमें क्या क्या डिफिकल्टी जा रही है। ये शोल्डर जॉइंट पर हम एबडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेटरल रोटेशन नहीं हो पा रहा है, एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, रेडियो अल्नर जॉइंट में सुपिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या, जो शोल्डर जॉइंट है वो क्या है, एडक्टेड है। शोल्डर जॉइंट है इसमें, इस डिफॉर्मिटी में वो शोल्डर जॉइंट जो एडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। क्लियर, मीडियली रोटेटेड है। एंड एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है, एंड द रेडियो अल्नर जॉइंट वो क्या है, प्रोनेशन में है। तो इतना ही है अब्स पाल्सी में, और कुछ नहीं है। हमने देख ही लिया कि अब्स पाल्सी में अब्स पॉइंट होता है। तो अब्स पॉइंट क्या है, उसमें कौन कौन सी नर्व्स जो है वो अब्स पॉइंट बना रही हैं, कौन सी नर्व जो इंजर हो रही हैं, कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हैं और किस नर्व से कौन सी मसल सप्लाई हो रही है और उस मसल से कौन सा एक्शन लॉस्ट हो रहा है।
तो ये हमने एक डिफॉर्मिटी देखी कि पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी हमारी हो जाती है अब्स पाल्सी में। इसके दो फैक्टर्स और हैं। एक और चीज़ होती है इसमें, होता है इसमें सेंसरी लॉस ऑफ लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ अपर लिम, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ अपर लिम, ठीक है। यानी कि कौन सा पार्ट, ये लेटरल एक्सपेक्ट वाला, ये लेटरल वाला जो पार्ट होगा इसमें सेंसरी लॉस होगा, ठीक है। ये एक और इसका अब्स पाल्सी का एक और क्लिनिकल फीचर है। एंड नेक्स्ट वन इज है रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया। अब रेजिमेंटल बैच क्या होता है, रेजिमेंटल बैच होता है दिस वन, दिस इज द रीज़न, इस रीज़न को हम बोलते हैं रेजिमेंटल बैच एरिया, जो डेल्टॉइड बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया, यहाँ की नर्व सेंसेशन लॉस हो गए हमारे। अब इसमें कौन कौन सी, ये वाला जो है यहाँ पे डर्माटोम होता है, डर्माटोम से भी आपने पढ़े नहीं होंगे। ये इधर कौन से डर्माटोम सप्लाई करता है, इधर C5 डर्माटोम सप्लाई करता है। और C5 की वजह से यहाँ पे कौन सी मसल इन्वॉल्व थी हमारी, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया में हमारी कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहेगी, एक्सिलरी नर्व वो इन्वॉल्व रहेगी। और ये कौन सा पार्ट का वो सेंसरी लॉस हो रहा है, ये डेल्टॉइड के ऊपर वाली जो स्किन है, डेल्टॉइड मसल के ऊपर जो हमारी स्किन होगी उसका सेंसरी लॉस होगा। तो तीन फीचर्स थे इसके, पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी एंड सेंसरी लॉस ऑफ द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ द अपर लिम एंड द रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया। रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया में क्या होता है, रूट वैल्यू C5 रहती है, एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व रहती है एंड द स्किन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल हैज सेंसरी लॉस, ठीक है, उसका सेंसेशन लॉस हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब्स पाल्सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं रह गया है।